स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपन पढ़ रहे थे संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं होती क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के में आपके प्रथम ट्रांजिशन सीरीज है जो आपको आपके कोर्स में है ना, तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे। आज अपन देखेंगे, अपन ने देख लिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से उनमें फिल किया जाता है। आज अपन देखेंगे उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यानी कि कुछ उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि परमाणु त्रिज्या क्या है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, घनत्व क्या हो कैसे होता है, आयनिक विभव क्या होता है, वो सब आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रथम है आपके परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या होती क्या है कि किसी नाभिक से लेके उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होगी आपके, वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो आपके डी ब्लॉक की प्रथम सीरीज के अंदर जो आपके प्रथम ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनके अंदर अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पहले तो थोड़ी इंक्रीज होगी, देन कमी आएगी, फिर स्थिर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ना? देखो अपन पढ़ रहे हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे कि स्केडियम से ये मैग्नीज लिख दिया और मैंने लास्ट को लिख दिया जिंक। ओके, अगर अपन स्केडियम से मैग्नीज तक जा रहे हैं तो अपने पास क्या होगी? कमी आएगी परमाणु त्रिज्या के अंदर, है ना, एटॉमिक रेडियस के अंदर, रेडियस में कमी आएगी। ओके, देन फिर स्थिर हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि देखो आपके पास स्केडियम के अंदर बाह्यतम कक्ष में किसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? आपके 3d4s के अंदर, 3d4s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे आकर्षण बढ़ेगा। मान लो ये आपका क्या है? नाभिक, मान लो क्या है, इस तरीके से है आपके कोई परमाणु की संरचना। ये आपका n-1 यानी कि आपके पास कौन सा हो गया? 3d, और ये हो गया आपका 4s, इसे ns से लिख सकते हैं। n-1 के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे भरेंगे तो क्या होगा? नाभिक के पास है, नाभिक के पास है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि इनमें ज्यादा आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या है? n-1 के अंदर d इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और s के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कम थोड़ा अट्रैक्शन फील करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से इनमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो बांधे रखने की क्षमता रखता है ना, जैसे बांधे रखेगा। और अपने पास क्या होगा? इसमें परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कमी आएगी परमाणु त्रिज्या के अंदर, और फिर क्या होगा? स्थिर होता रहेगा ना, स्थिर हो जाएगा, लगभग स्थिर हो जाएगा, बढ़ेगा लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगा, इसकी तुलना में कम बढ़ेगा और इसमें स्थिर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? डी के अंदर 1 थे, और यहाँ कितने हो जाएंगे? आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ आते आते थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर देन स्थिर हो जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, अपन बोल सकते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रथम सीरीज के अंदर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या के अंदर कमी आती है। बट अगर अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस के अंदर इंक्रीज होती है। ओके, परमाणु त्रिज्या के अंदर वृद्धि होती है। ओके, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं किसी भी सीरीज के अंदर तो क्या होगा? आपके परमाणु त्रिज्या के अंदर कमी आती है, बट अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्योंकि आपकी क्या होगा? जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? सेल्स कोष बढ़ेंगे, कोष बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया? परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, और है ना। तो ये होता है आपकी परमाणु त्रिज्या, जिससे अपने पास अपन कह सकते हैं कि स्केडियम टू मैग्नीज ये होता, डिपेंड किन पे करता है? 2 फैक्टर यहाँ डोमिनेट करते हैं आपके। एक तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 4s और 3d4s के अंदर, वो डोमिनेट करेंगे, जो बता दिया कि आपके। और एक इफेक्ट होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? यानी परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव अपना क्या होता है कि जब किसी नाभिक के नाभिक के इसमें क्या है? बाह्यतम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन है? ये ns में हो गया और ये n-1 में हो गया। ओके, ऐसे ही फील करते हैं। और ये क्या हो गया आपका? n-2 के अंदर। अगर आपके इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो आपका क्या होगा? 3d, डी के अंदर होगा, ये 4s के अंदर
करने की क्षमता रखते हैं। ये तो क्या होंगे, नाभिक से अट्रैक्ट होंगे, है ना। बट जब एस वाले अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, उनके पास जब ये अट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो इनके बाएं तरफ कोर्स पे यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा रिपेल होंगे, यानी कि थोड़ा दूर जाएंगे इसके, है ना। तो थोड़ा दूर जाएंगे, ये तो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सॉरी, ये जो आपके n-1 ऑर्बिटल है उससे क्या होगा, ये तो दूर, इसे तो दूर रिपेल करेगा, बट ये क्या करेंगे, नाभिक से अट्रैक्ट होना चाहेंगे, है ना। n-1 ऑर्बिटल्स तो ns को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि रिपल्शन होगा इनमें, तो इन दोनों में तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से ये तो इसे क्या करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा, बट जो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या करेंगे, नाभिक से अट्रैक्शन होने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बोल सकते हैं कि कैंसिल आउट कर रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल होने की वजह से क्या होगा, ओवरऑल होता है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए इसकी वजह से, है ना। NS और ND का तो हो गया कैंसिल, अब अपन नहीं बता सकते इसके, लेकिन ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। n-1 में ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है नाभिक से, जबकि आपके NS के इलेक्ट्रॉन्स में कम अट्रैक्शन होता है। ओके, यही होता है आपका परिरक्षण प्रभाव। और अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स की पूछा जाए तो अपन ये बता सकते हैं कि n-1 में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नाभिक से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज कम होगी, यानी कि संकुचन होगा एक तरीके से। अगर मान लो नाभिक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, मान लो सॉरी कोई ऑर्बिटल है इसके बाहर, इसमें इलेक्ट्रॉन सही है, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, साइज में कमी भी आएगी। साइज में कमी आएगी तो परमाणु त्रिज्या में भी कमी आ रही है, तो ये संकुचन हो रहा है। संकुचन की वजह से इसमें क्या होगा, परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। ये हो गया अपना परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब आती है कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। ओके, आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ रहे हैं। परमाणु त्रिज्या को अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी को अपन कहते हैं परमाणु त्रिज्या, है ना। नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स में, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी को अपन परमाणु त्रिज्या कहते हैं। कैसे, अपने पास नाभिक है, मान लो इसके अंदर ये आपका हो गया ऑर्बिटल्स हो गए, इनमें जो लास्ट ऑर्बिटल पाया जाता है उससे और नाभिक के बीच की दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। एक एटम की बात हो रही है। अब बात आती है कि आयनिक त्रिज्या में डिफरेंट क्या है। आयनिक त्रिज्या में अपन लेंगे, अब अपने पास अपने को पता है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। मोस्टली क्या होते हैं, कैटायंस की फॉर्म में होते हैं एग्जिस्ट। एनाइन भी बनते हैं, लेकिन कैटायन की फॉर्म अपन ने बहुत ज़्यादा देखी है, तो एनाइन की फॉर्म लो या चाहे कैटायन की फॉर्म लो, तो अपन बता सकते हैं। अगर मान लो मैंने स्केडियम +2 ले लिया, या टाइटेनियम ले लो, टाइटेनियम +2 ले लिया। टाइटेनियम +2 के अंदर मान लो ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, बाहर रिमूव हो जाएंगे, यानी कि ये सेल अब हट जाएगा आपके NS वाला रहेगा इलेक्ट्रॉन इसमें D में रहेगा। तो D से जो आपके इससे और इससे जो दूरी होगी उसे बोलते हैं आयनिक त्रिज्या, यानी कि अब आयन्स के केस में पढ़ रहे हैं तो आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ओके, अगर अपन आयनिक त्रिज्या का भी कॉन्सेप्ट ये होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, आयनिक त्रिज्या में कमी ही आती है। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स निकालने की क्षमता होती है किसी में, जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी उतनी ही आयनिक त्रिज्या कम होगी। जैसे Mn के अंदर +7 तक हो सकता है कि +7 इलेक्ट्रॉन बाहर हो सकते हैं, तो इसकी आयनिक त्रिज्या में लगभग कमी 80 आ जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ आपको, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं अपन स्केडियम से, स्केडियम ऊपर जी। ओके, ये होता है अपने को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट की +2 +3 हो सकती है इसकी टाइटेनियम, इसकी +2 +3 +4 होती है, इसकी +2 +3 +4 और
5+6 तक हो सकती है, जबकि इसकी क्या होती है +7 तक हो सकती है। फिर क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, यानी कि +4 तक रह जाती है Fe की, या +3 तक, और इसकी अपन बोलते हैं +3 तक। निकेल की मोस्टली +2 के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है, ये +2 के अंदर, ये +2 के अंदर, है ना। इस तरीके की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अपने पास, है ना। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो गई, +7 की हो गई। अब बात आती है कि आयनिक त्रिज्या में क्या होगी। आयनिक त्रिज्या क्या बोल रहे हैं कि ये तो हो गए आपके परमाणु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इसे इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये आयन बन जाएंगे। अपने को आयन में कन्वर्ट करके आयनिक त्रिज्या देखनी है, ऐसे नहीं देखनी है। तो अगर इनका आयन में कन्वर्ट करेंगे, आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मान लो मैंने केटाइन की फॉर्म में ले लिया, तो स्केडियम +2 के अंदर ले लिया, स्केडियम +2 के अंदर यह क्या होगा, कमी में क्या होगा, कमी होगी। और यहाँ क्या होगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या 4, या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करके ले रहे हैं अपन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, पहले तो आपके बढ़ती थी, बहुत ज़्यादा थी, यानी कि परमाणु त्रिज्या इसकी इस तरीके से थी, और फिर क्या हो गई आपकी कमी हो गई। ओके, मैग्नीज तक आते आते परमाणु त्रिज्या में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, बट फिर जैसे जैसे अपन मैग्नीज से जिंक तक जाते हैं परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, बढ़ती होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम निकाले जा सकते हैं ना, यहाँ स्थिर सी हो जाएगी आपकी, है ना। तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या होती है किसी आयन में या तो इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो या अपन उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि अगर एनाइन की फॉर्म में देख रहे हैं तो उसके बाह्यतम कोश में यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है उससे और नाभिक के बीच की दूरी को अपन देखेंगे। बट अगर केटाइन की फॉर्म में देख रहे हैं तो केटाइन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल लिया उसे कंसिडर नहीं करना, जो अपने पास आयन बना यानी कि जहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ से देखना है। जैसे F- में देखा जाए, अब मैं फ्लोरीन का केस ले रही हूँ आपके, फ्लोरीन का केस देखते हैं अपने पास। जैसे कि F- है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए, तो मान लो इसकी पहले इसकी संरचना किस तरीके की थी, इस तरीके की थी, है ना। केवल फ्लोरीन था तब अपने पास, फ्लोरीन परमाणु था तब ऐसे थी इसके पास, और जैसे जैसे अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपन ने ये और मिल गया इसे, तो क्या हुआ, सेल बढ़ जाएंगे, अपने कोष बढ़ जाएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ मान लो एक और इंक्रीज कर दिया। अब मैं पूछती हूँ परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या है। आपकी परमाणु त्रिज्या तो ये हो गई, नॉर्मल परमाणु की देखनी है उदासीन के अंदर, है ना। और आयनिक त्रिज्या जो हो गई, जो आयन बना, आयन बनने के बाद में जो हो गई अपने पास त्रिज्या, वो हो गई आपकी आयनिक त्रिज्या। ओके, तो ये होता है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में डिफरेंट लगभग, लेकिन सेम सा रहता है ना। अब बात आती है अपने घनत्व की, घनत्व का, कि घनत्व किस प्रकार से देखा जाता है। डेंसिटी, घनत्व क्या होता है कि परमाणु भार बढ़ने पर घनत्व भी इंक्रीज होता है। ओके, घनत्व क्या होता है, एटॉमिक मास बढ़ेगा यानी कि परमाणु भार बढ़ेगा, परमाणु भार इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। ओके, तो ये हो गया इनका घनत्व में संबंध। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होगा। अब बात है कि आयनन विभव क्या होता है। ओके, आयनन विभव का मतलब होता है कि कितने आयन अपन निकाल सकते हैं, यानी कि आयनन एनर्जी क्या होती है, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं अपन उसे, वो होती है आयनन एनर्जी, आयनन विभव कहा जाता है। ओके, आयनन विभव या आयनिक एनर्जी, ओके, आयनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये कहा जाता है जब किसी उस स्पीसीज में से, जब किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी उसे देनी, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन तो एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके इसमें क्या है, किसी एटम में क्या नाभिक से वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन होते हैं, इनका अट्रैक्शन हो रहा है, इनका अट्रैक्शन है, तो इजी तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं अपना, तो क्या होगा, अपने को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी अपन इसे देंगे तो क्या होगा, इनका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अट्रैक्शन कम होता है, नहीं होता। जैसे कि अपने पास वाटर है, वाटर को गर्म कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, वेपराइज में, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन बहुत कम पाया जाता है, जबकि आपके लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन पाया जाता है। तो जैसे अपन ने हीट किया, इसे हीट करने पर क्या हुआ, आपके टेम्परेचर
मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही फंडा यहाँ है कि अगर अपने पास कोई स्पीसीज है या कोई परमाणु है, उस परमाणु के अंदर अपन ने जैसे ही हीट किया या उसे जैसे ही एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो एनाइन की कैटाइन या एनाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो इससे अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मान लो एक बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है आपके इसके, और 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होंगे s वाले, और d के अंदर मैंने कर दिए 5 इलेक्ट्रॉन है मान लो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे यहाँ क्या होगा, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इनमें क्या होगा, कम अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से मुझे इस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है कि s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत कम है, अट्रैक्शन कम है तो इसे एनर्जी भी थोड़ी कम देनी पड़ेगी। तो अपन इसे कह सकते हैं I1, है ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की क्रिया बोलते हैं I1, यानी कि आयरन एनर्जी वन बोलते हैं, फर्स्ट आयरन एनर्जी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसे थोड़ी एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, पर जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे तो थोड़ी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा, इनमें डिफरेंट बहुत कम होता है। जब तक 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इनमें डिफरेंट बहुत कम होगा, यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दोनों की क्या होती है, कैपेसिटी सेम सेम होती है उनकी, उन दोनों को अपन थोड़ा कम एनर्जी देकर निकाल सकते हैं। मान लो इसे मैंने दे दिया 200 किलो कैलोरी जूल, है ना, 200 किलो कैलोरी दे दिया एनर्जी, और अगर मुझे S का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ I2, तो इससे मैं मान ली इसे 210 कैलोरी एनर्जी दे रही हूँ, है ना। तो ये अब, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगी, क्योंकि अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपन क्या होगा, कोष के अंदर वाले, यानी कि अंतर कोष के अंदर आएंगे, यानी कि बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाला जा सकता है, लेकिन जैसे ही अपन आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी भी बहुत, जब कोई बॉन्ड होता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो वही क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ अपने को क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो अपनी I3 क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैंने लिख दिया 500 किलो कैलोरी, ओके, है ना। तो इस तरीके से अपन आयनन विभव के बारे में बताएं कि आयनन विभव के अंदर क्या होता है कि प्रथम और सेकंड, द्वितीय आयनन विभव का आयनन विभव बहुत कम होता है, जबकि आपके तृतीय आयनन विभव बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ये होती है आयनन विभव की परिभाषा की होती क्या है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, अब अपने डी ब्लॉक के प्रथम सीरीज में आते हैं। प्रथम ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है कि आयनन विभव कितना देना पड़ेगा अपने को। तो देखो आपके प्रथम सीरीज में क्या होगा, आप स्केडियम से मैंगनीज तक जाओगे, स्केडियम से मैंगनीज तक जाने पर आपको आयनन विभव क्या होगी, आपकी कमी आएगी आयनन विभव में, यानी कि पहले तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ तो इंक्रीज है और यहाँ क्या हो जाएगी, फिर थोड़ी थोड़ी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही अपन क्या हो जाएंगे, जिंक तक जाएंगे, वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा और फिर से जिंक तक जाते जाते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होता है इसका, अपन बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले तो इंक्रीज होगा, फिर कमी होगी, फिर से इंक्रीज होगा, फिर से कमी होती है आयनन विभव के अंदर। अगर प्रथम द्वितीय और तृतीय आयनन विभव की बात आती है तो प्रथम द्वितीय आयनन विभव क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी कम होती है आयनन विभव, जबकि आपके तृतीय आयनन विभव का मान बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये हो गया आयनन विभव के बारे में अपन ने पढ़ लिया। ओके, अब अपन देखेंगे कि गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं ना। गलनांक बिंदु और क्वथनांक क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि इसका एक मिनट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि किस टेम्परेचर पर कोई भी स्पीसीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन है ना। और बॉइलिंग जब तक वो किसमें बॉयल ना हो जाए, है ना,
जिस टेम्परेचर से वाटर का कितना होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 होता है। इस तरीके से अपन देखते हैं हर एक अलग अलग स्पीसीज के लिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जब अपन कोई भी टेस्ट करते हैं, मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के अंदर अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, अननोन आपको दिया जाता है, अननोन को आपको ज्ञात करना है कि है कौन सा, तो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आते हैं। तो उनको अपन को क्या करना होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करके अपने को पता लगाना होता है कि ये किस टेम्परेचर के बीच में हो रहा है। अगर वो उसके बीच में हो रहा है तो अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। अपन देख रहे हैं प्रथम ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर देख रहे हैं कि आपके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। देखो गलनांक और क्वथनांक के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर D0 इलेक्ट्रॉन, D5 इलेक्ट्रॉन, D9 या D10 इलेक्ट्रॉन हो, सभी के लिए लागू होगी ये बात, है ना। तो इनमें क्या होता है, इनके ये तो पूर्ण खाली है, ये अर्ध भरा हुआ है, और ये पूर्ण पूरित है, यानी कि फुल फिल ऑर्बिटल है। इनका हमेशा क्वथनांक और गलनांक हमेशा क्या होता है, कम होता है अपेक्षाकृत, जिसकी D3 और D4 की अपेक्षा इनका सबसे कम होता है। ओके, ये बात याद रखनी है आपको। जो आपके पूर्ण पूरित अर्ध भरे हुए कक्षक और एक पूर्ण खाली कक्षकों का अगर गलनांक और क्वथनांक की बात आती है तो वो सबसे कम होता है, इनका कम होता है। कंपेयर करें, अगर कंपेयर किया जाता है कि टाइटेनियम का और मैग्नीज में से किसका क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे, आपके मैग्नीज का क्वथनांक सबसे कम और गलनांक भी सबसे कम होगा। और रिलेशन है इनमें कि अगर आपका गलनांक ही कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा, है ना। जब मेल्टिंग पॉइंट ही कम है किसी का तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा ही, है ना। तो इस तरीके से इनमें रिलेशन देखा जाता है। ओके, तो अपन कह सकते हैं स्केडियम से टाइटेनियम जिंक तक जाने पर, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर से इंक्रीज होगा, फिर से डिक्रीज होगा, यही होगा। तो अपन कह सकते हैं कि स्केडियम का कम होता है, मैग्नीज का भी कम होता है और जिंक का भी कम पाया जाता है। जबकि इसमें बीच में जो ऑर्बिट एटम्स आएंगे आपके, इसके टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो, इनका क्या होगा, अगर इसमें इस तरीके से बता रहे हैं कि अपना मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर से इसमें कम हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, और फिर से इसमें कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन देते हैं। ओके, तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपके प्रॉपर्टीज़ जब अपन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ते हैं या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सबके लिए होती है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग अलग ही होते हैं, सेम नहीं होता है कि आप बता दोगे कि मैग्नीज और स्केडियम का तो सेम होगा मेल्टिंग रेट ना। हर एक स्पीसीज एक स्पेशल होती है, अपने आप में। स्पेशल का मतलब ये होता है कि उसकी हर एक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उससे, है ना। लगभग सेम होगी, हाँ अपन बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड होगी, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्टिविटी, है ना। तो आज के लिए काफ़ी, ओके।